नमस्कार। आइए आज हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो हम कुछ मूलभूत चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करते हैं परिचय के रूप में। तो यूनेस्को जो है, हमने नाम सुना होगा यूनेस्को। ये यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसका एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ की जो शैक्षिक और साइंटिफिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और संगठन है ये। और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूके में हुआ था। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। इसमें वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं। इसका जो उद्देश्य थी इसकी स्थापना की, वह यह था कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। ये तो हुआ यूनेस्को की बात। इसी श्रृंखला में अब हम पर्यावरण को देखते हैं। एक होता है IUCN, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप देख रहे हैं संरक्षण किया जा रहा है किसका? नेचर का, प्रकृति का संरक्षण की बात इसमें की जा रही है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, संगठन है, जो कि प्रकृति संरक्षण की बात करती है। तो दुनिया के प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने की ये बात रखती है। और जैसे प्रजाति, स्पीशीज का जो अस्तित्व है उसे बनाए रखना। इसकी स्थापना जो थी वह 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है, वह ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। IUCN जो है ये रेड डाटा बुक या लिस्ट प्रतिवर्ष जारी करता है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल की इंडेंजर स्पीशीज, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, उनकी सूची होती है। मैंने आपको बताया था इंडेंजर स्पीशीज के बारे में, जिसे रेड डाटा बुक या लिस्ट कहते हैं, जिसमें प्लांट एनिमल की संकटापन एवं विलोपन के कगार पर खड़ी प्रजातियों की सूची जो रहती है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे और अच्छे समझने के लिए क्या कहते हैं कि IUCN ने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतु, मतलब दोनों की सूची, लिस्ट बनाना शुरू की। स्पीशीज, प्लांट एनिमल की स्पीशीज की लिस्ट बनाना शुरू की है जो विलुप्त प्राय के कगार पर थी, इंडेंजर स्पीशीज थी। इसके बाद रेड डाटा बुक को तैयार करते हैं और प्रतिवर्ष उनमें अपडेटेड किया जाता है। IUCN ने प्रोटेक्टेड एरिया भी निर्धारित की थी, संरक्षित क्षेत्र, जो कि मैंने बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ा था अभी, को एक डिफिनीशन परिभाषित करके 2 पार्ट में भाग किया था, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क में क्या किया था, एक कोर एरिया था, एक बफर। ठीक है, 2 भागों में बांटा था, एक कोर एरिया जोन एंड बफर जोन। कोर एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है और बफर जोन में आपका रिसर्च किया जा सकता है, टूरिज्म होता है और इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद ट्रांजिशनल जोन होता है, जहाँ पे मनुष्य रह भी सकता है, हम अपना हाउस बना सकता है, सेटलमेंट रख सकता है। पिछले वीडियो मैंने बफर जोन रिजर्व बताया था, बफर रिजर्व जोन, देखिए कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, उसी प्रकार से उन्होंने बांटा था IUCN ने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है मुख्य कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी इंटरनेशनल, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आप देखिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर एक शुरू की गई थी, जो कि 5 से 16 जून के बीच चली थी 1972 में। ठीक है। एक सम्मेलन था जो कि 5 से 16 जून के बीच में चली थी। और ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला इंटरनेशनल इन्वायरमेंट सम्मेलन था। इस चीज़ को जानते रहिए, पूछता है, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। इसी में जो है UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNEP यहीं से शुरू हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम का, वह मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में है, केन्या देश में। और इसके पहले अध्यक्ष थे मॉरिक स्ट्रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो मतलब इनको रखा गया था मॉरिक स्ट्रॉन्ग ही थे। और UNEP के भी अध्यक्ष यही थे, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यही कहा जाता है, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉरिक स्ट्रॉन्ग थे। ये पूछा है प्रश्न। अगर स्टॉकहोम में देखें तो इसमें 3 एक्शन प्लान थे, 109 रिकमेंडेड मतलब सुझाव दिए गए थे, और 26 प्रिंसिपल थे। ठीक है। पूछता है कितने सुझाव दिए गए थे स्टॉकहोम सम्मेलन में, तो 109 रिकमेंडेशन दिए गए थे, 26 प्रिंसिपल थे। और अगर हम देखें तो स्टॉकहोम जो है 1974 के प्रतिवर्ष 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वो 5 जून से स्टार्ट हुआ था, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही कारण है स्टॉकहोम सम्मेलन से ही लिया गया है। और इसका फर्स्ट थीम जो था, पहली दाएँ 1974 में जब इसकी शुरुआत किया गया था, तो फर्स्ट थीम जो था ओनली वन अर्थ, मतलब होल अर्थ का एक ही अर्थ है, सिर्फ एक अर्थ है, इसके बारे में थीम दिया गया था। और ये हर वर्ष जारी रहता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट का थीम हर साल आता रहता है। ठीक है, 5 जून को। आगे बढ़ते हैं, वियना कन्वेंशन को देखते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद वियना कन्वेंशन आता है, जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। ठीक है।
ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन संबंधित है। वियना ऑस्ट्रिया में पाया जाता, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसका वियना एक सिटी है। इसका मुख्यतः जो है रोल था वो सीएफसी को कम करने की बात इसमें हुई थी ओजोन लेयर में, और रिड्यूसिंग सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। साइन किया गया था इसे, मतलब कि 1985 में वियना कन्वेंशन साइन किया गया था, प्रभावी हुआ था 1988 में, और यही वियना कन्वेंशन आगे जाकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में आया, ठीक है। इसका विस्तृत रूप मिला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये मॉन्ट्रियल जो है एक सिटी है कनाडा में, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था। इसका उद्देश्य था ओजोन लेयर, जो वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर था उसके संबंधित था। इसमें उद्देश्य था ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों को कम करना, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या सीएफसी हो गया, हैलोजन हो गया, हैलोन्स हो गया, जो अग्निशामक होते हैं, जो कि अग्निशामक मतलब ऐसे नहीं सिलेंडर टाइप के होते हैं, लाल लाल सिलेंडर टाइप के, जब कहीं आग लग जाती है तो सिलेंडर को दबा के उस आग को बुझाया जाता है, तो उससे भी ओजोन लेयर को क्षति पड़ती है, उसमें जो गैस निकलती है, ठीक है, एचएफसी करके। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूएनईपी के तत्वाधान, यूएनईपी मैंने बताया ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी स्टॉकहोम में, तो इसके तत्वाधान में संपन्न हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को, और प्रभावी हुआ था 1979 में। ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर, ओजोन डे से रिलेटेड है, ये भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसी को समझते हैं। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, द्वारा क्लाइमेट चेंज पर अध्ययन तथा इफेक्ट, उसके प्रभाव पर, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु में कारण आ रहे हैं परिवर्तन होने के, उसके प्रभाव को और उसके परिवर्तन के अध्ययन को, दोनों को देखकर रिपोर्ट प्रकाशित करती है आईपीसी। हाँ, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी इंटरनेशनल गवर्नमेंट की। ये जो प्रकाशित करती, ध्यान दीजिएगा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी मैंने बताया था यहाँ पे, यूएनईपी के सहयोग द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, सहयोग द्वारा ही इसका रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि WMO और यूएनईपी द्वारा ही आईपीसी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इस चीज को जानते रहिएगा, आईपीसी का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रूडलैंड कमीशन को समझते हैं, ठीक है। ब्रूडलैंड कमीशन एक अलग कमीशन आ जाता है, ये जो कि आपका स्टॉकहोम था उसके एकदम अलग है ब्रूडलैंड कमीशन। ब्रूडलैंड एक महिला थी, ध्यान दीजिएगा, महिला थी, उन्हीं के नाम पे ब्रूडलैंड रखा गया है। ये एक महिला थी, नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री थी ब्रूडलैंड, ठीक है। इसे ब्रूडलैंड कमीशन को वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट समझ सकते हैं कि एक कमीशन बनाया गया था जो पर्यावरण और विकास से रिलेटेड था। इसका उद्देश्य था दुनिया के देशों को सतत विकास, ध्यान दीजिएगा, ब्रूडलैंड कमीशन ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू हुई थी। ये पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास की अवधारणा कहाँ मिली थी, तो वह ब्रूडलैंड कमीशन के द्वारा ही दी गई थी। ये ब्रूडलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी जो परिभाषा थी, ब्रूडलैंड आयोग की सतत विकास को एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया था, ध्यान दीजिएगा, जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों की पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब ऐसा विकास करिए कि भविष्य की पीढ़ी में भी बचा रहे और अपना भी आवश्यकता पूरी होती रहे। ये जो आपका ब्रूडलैंड कमीशन था 1984 से 1987 तक संचालित हुआ था, और इसी लास्ट 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर दिया गया था, और इसके बाद क्या है, ये ब्रूडलैंड कमीशन भंग कर दिया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा एक कॉमन फ्यूचर होना चाहिए, भविष्य होना चाहिए खुद का, इसे देखकर ये बंद हो गया था। पूछता है कि आवर कॉमन फ्यूचर कहाँ से रिलेटेड है, तो ब्रूडलैंड कमीशन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, तो ब्रूडलैंड कमीशन से। आगे बढ़ते हैं, हम रियो कन्वेंशन को समझते हैं। रियो कन्वेंशन ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक सिटी है, वहां पर हुआ था ये। इसे अर्थ समिट कहते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, अर्थ समिट ये पूछता भी है, पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो रियो सम्मेलन को अर्थ समिट कहा जाता है। और ये इसे UNCED मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा भी जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसका सम्मेलन होता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण और डेवलपमेंट से रिलेटेड। यह 3 सम्मेलनों से संबंधित है, ठीक है। यह 3 सम्मेलनों से संबंधित है। पहला है UNFCCC जो कि 1992 में शुरू हुआ था, मतलब कि इसे साइन किया गया था। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क आता है, सम्मेलन होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय है UNFCCC का बॉन, जर्मनी में, ठीक है।
बॉन जर्मनी में। फिर आता है सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जहाँ पे जैव विविधताएं पाई जा रही हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ पे विविधताएं हैं वहाँ पे उनको मतलब क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन प्रदान करना, मतलब संरक्षण प्रदान करना। जैव विविधता पर एक सम्मेलन होता है सीबीडी का, जो कि 1993 में आया था। फिर तीसरा जो है इनका 3 सम्मेलनों से संबंधित यूएनसीसीडी 1994 में ये शुरू हुआ था, साइन किया गया था। तो जिसका कहने का अर्थ हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण है उससे मुकाबला करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। कॉम्बैक्ट मतलब पूरे तरह से प्रभावित करके डिजर्टिफिकेशन का मुकाबला किया जाए, यूएनसीसीडी से कहते हैं। एंड रियो कन्वेंशन में एक चीज और भी ध्यान दीजिए, रियो कन्वेंशन की सब बातें हैं, तो रियो कन्वेंशन में 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। तो एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है भी पूछता है, तो यह रियो सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, जो एजेंडा 21 कहने का क्या अर्थ हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि 1992 में आपका रियो सम्मेलन हुआ था, और 8 साल बाद जो है 2000 आ जाएगा, 2000 तो 21वीं सदी आ जाएगी, इसलिए 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था और उसमें कई बातें दी गई थी। 1992 में पहली बार ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्या के ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में संबोधित किया गया, तथा 1992 में यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट का गठन हुआ। ठीक है, इसी गठन से कॉप की बात शुरू होती है। ये जो कॉप है यूएनएफसीसी, जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक बैठक को वर्तमान के 197 देश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाते हैं। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन का आयोजन बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में 1995 से प्रतिवर्ष आयोजित होना प्रारंभ हुआ, हाल ही में। ठीक है, ये सब अभी इसमें समझने की कोशिश करते हैं। कॉप क्या है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहते हैं, जो प्रतिवर्ष शुरू हुआ था। यह एक जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो क्लाइमेट में कमियां आ रही हैं, वो परिवर्तन जो हो रहा है, ट्रेसेस किया जा रहा है क्लाइमेट को, उस पर यूएनएफसीसी द्वारा, मतलब बताया था ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित सबसे बड़ा एक वार्षिक सम्मेलन है, मतलब प्रतिवर्ष ये सम्मेलन होता रहता है। और इसका प्रथम सम्मेलन पूछता है, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। और सेकंड जो था वह सेकंड तो नहीं देखा, कॉप 8 जो था वो भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली 2002 में। ठीक है, और वर्तमान में कॉप 28 होगा 2023 में नवंबर में, जो कि दुबई में होगा। ठीक है, यूएई के दुबई में होगा। फिर कॉप 29 के लिए 2 लोग लड़े हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अभी वो यूक्रेन है, देखिए कौन मिलता है उसको। आगे बढ़ते हैं, कॉप के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करते हैं। क्योटो एक जापान का सिटी है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है 1997 में मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल आया था, मतलब सम्मेलन हुआ था, जो कि साइन किया गया था 1999 के। ध्यान दीजिएगा, साइन 1999 में हुआ था, और प्रोटोकॉल जो वहां पे हुआ था वो 1997 में हुआ था। ये प्रभावी कब से हुआ था, प्रभावी हुआ था 2005 के। ठीक है, 2005 में ये प्रभावी हुआ था। और ये यूएनएफसीसी मतलब प्रोटोकॉल जो है, यूएनएफसी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क वाला क्लाइमेट चेंज वाला है, द्वारा मतलब इसे आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है क्योटो प्रोटोकॉल, वह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली 6 ग्रीन हाउस गैसेस है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो 6 ग्रीन हाउस थे, लास्ट में एक और बढ़ गया, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड यानी F3। तो 6 ग्रीन हाउस गैस पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल में कौन से 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे जो कि कम करने की बात की गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड था, मेथेन था, नाइट्रोक ऑक्साइड था, हाइड्रोक्लोरोकार्बन था HFC, और परफ्लोरोकार्बन PFC ये हेलोजन है, HFC PFC ये हेलोजन है जो अग्निशामक गैस होते हैं। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है HF6, एंड न्यू एडेड नया जोड़ा गया है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये 7वां जो है वह नया जोड़ा गया है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, तो ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उस पर योगदान देने वाले जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता इसमें जताई गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। और ये 6 ग्रीन हाउस गैसों की बात यहाँ पे रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, हम पेरिस क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, या क्या कहते हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, ये कॉप 21 के तहत आता है। ठीक है, कॉप 21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1995 से ये शुरू हुआ था, पहला बर्लिन की जर्मनी से। ठीक है, तो प्रतिवर्ष वहीं से बनाना शुरू हुआ था। ये 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये भी यूएनएफसीसी द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क मैंने बताया ना, क्लाइमेट चेंज द्वारा ये शुरू होता है, क्योंकि भाई कॉप है तो यूनाइटेड यूएनएफसीसी द्वारा होगा ही। तो ग्लोबल टेम्परेचर की वृद्धि